फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेड और यूजीसी एनटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको एक ग्रेट न्यूज़ देना चाहूँगी। अब आप अगर अभी तक आपने जो अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अक्टूबर में आपका पेपर ज़रूर हो जाएगा। 6 से 11 अक्टूबर तक आपके पेपर होंगे और दोबारा से फॉर्म फिलअप की डेट आ चुकी है। और ये 2020 का और 2021 का पेपर जो वो एक साथ होगा। आप देख लीजिए जाके न्यूज़ में। और ये आज के पेपर में ही आया है और नेट पे भी आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। तो फ्रेंड्स, कल हम कर रहे थे आधुनिक आर्य भाषाएं और उसमें हमने कल बांग्ला भाषा तक किया था। आज हम करेंगे असमी भाषा। असमी भाषा में क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। जो असमी भाषा है वो असमिया प्रदेश की भाषा है। बांग्ला से जो है इसका संबंध ज़्यादा है और साहित्य के क्षेत्र में ये बांग्ला की तरह समृद्ध नहीं है। जैसे कि बांग्ला भाषा बहुत ज़्यादा समृद्ध है, इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य लिखे गए हैं, लेकिन असमी भाषा में नहीं लिखे गए इतने जितने कि बांग्ला भाषा में। और प्राचीन असमियों में जो है शंकर देव के कृष्ण संबंधी भक्ति रचना मिलती है। इसका जो व्याकरण है बांग्ला व्याकरण से बहुत भिन्न नहीं है, एक जैसा ही है इनका ज़्यादातर। और दोनों भाषाओं की जो साहित्य भाषा का विश्लेषण करने पर हमें यही पता चलता है कि इसमें कोई भेद नहीं है। असमी भाषा जो है ब्राह्मी से उत्पन्न है। असमी भाषा किससे उत्पन्न है फ्रेंड्स? असमी भाषा ब्राह्मी से, ब्राह्मी लिपि से। और इसमें कुछ स्थानीय शैली के रूप में कुछ संशोधन कर लिया गया है। वैसे ये ब्राह्मी लिपि से बनाई गई है असमी भाषा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मराठी भाषा। मराठी भाषा जो है वो दक्षिण में बोली जाती है। दक्षिण में महाराष्ट्री आवरण से उत्पन्न मराठी भाषा का क्षेत्र है। और इसमें जो कोंकण की भाषा कोंकणी तथा बस्तर की भाषा हल्बी। कोंकण की कोंकणी, कौन सी? कोंकण की कोंकणी और बस्तर की हल्बी। ये नोट करते जाइए फ्रेंड्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये डीपली पढ़ाई होती है नेट की, तो इसलिए मैं आपको डीपली ही पढ़ाती हूँ। और आपने अगर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं भक्ति काल और आदिकाल की, तो वो भी जाके ज़रूर देखिए। और साथ साथ सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए। मैं अब तक बहुत ज़्यादा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। और अभी हमारा हिंदी जो भाषा का विकास है ये वाला चल रहा है। और आप देखते जाइए, आपकी सारी कहानी उपन्यास में कंप्लीट करा चुकी हूँ। जाके ज़रूर देखिए उनको। और चलिए फिर से शुरू करते हैं। जो ये है मराठी आधुनिक भाषा, वैज्ञानिक कोंकणी को मराठी से स्वतंत्र भाषा मानते हैं। जो अनेक आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं जो हैं जिन्होंने इनका जो विश्लेषण किया है वो कोंकणी को मराठी से अलग मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं। मराठी पुणे के चारों ओर तथा नागपुर के आसपास के 4 जिलों में बोली जाती है। और इसके दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं हैं। मराठी की 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं मराठी की? 3 बोलियां हैं, जिनमें पूना के निकट बोली जाने वाली मराठी साहित्यिक भाषा है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आप देख लीजिए, जो वो थी असमी भाषा थी वो ब्राह्मी में थी और मराठी जो है वो देवनागरी में है। नृत्य के व्यवहार में मोड़ी लिपि का भी व्यवहार होता है। इस लिपि का आविष्कार महाराणा शिवाजी, जिनका समय पीरियड क्या है 1627 से 80 ईस्वी तक का, ये सुप्रसिद्ध मंत्री बालाजी अमानी ने किया था। मराठी साहित्य काफ़ी प्राचीन है, लोकप्रिय भी है। मराठी साहित्य में संत तुकाराम तथा रामदास उत्कृष्ट भक्त कवि हैं। नोट करते जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो है 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो अध्ययन है वो डॉक्टर AFR हार्नेले ने किया। किसने किया? डॉक्टर AFR हार्नेले ने इस सिद्धांत बनाया उन्होंने। भारत में आर्यों का आगमन पंजाब में हुआ। दूसरा आगमन उत्तर हिमालय, दक्षिण में विंध्य प्रदेश, पश्चिम में सरहिंद तथा पूर्व में गंगा यमुना के संगम तक था।
और डॉक्टर हॉर्नेले ने क्या किया, इस सिद्धांत को डॉक्टर ग्रेसन ने स्वीकार किया, डॉक्टर हॉर्नेले के इस सिद्धांत को। तो उनका सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत यही है कि भारत में आर्यों का आगमन पंजाब में हुआ और दूसरा आगमन उत्तर हिमालय दक्षिण में। तो विंध्य प्रदेश पश्चिम में सरहिंद तथा पूर्व में गंगा यमुना के संगम तक था। तो यही इन्होंने डॉक्टर ग्रेसन ने भी मान लिया। भाषा तत्व के आधार पर ग्रेसन के आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 उपशाखाओं में विभक्त किया गया। इसमें वे 6 भाषा समुदाय को स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में आधुनिक आर्य भाषाओं का भी वर्णन जो वर्गीकरण किया। अब वो क्या क्या किया आप देख लीजिए आगे। पहले है भारी उपशाखा। भारी उपशाखा में क्या है, उत्तरी पश्चिमी समुदाय। पहले उत्तरी पश्चिमी समुदाय, इसमें कौन कौन सी आती है। अब आप अपने नक्शे में देखिए, भारत के नक्शा उठा के देखिए, उसमें उत्तर पश्चिमी समुदाय कहाँ है। सबसे ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है जहाँ कश्मीर है, और जैसे पश्चिम की तरफ आइए आप, पूरब बिहार की तरफ होता है। तो अगर आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो वहाँ पर लहंदा तथा पश्चिमी पंजाबी बोली जाती है और दूसरा सिंधी बोली जाती है। अब आप देखिए दूसरा, नेक्स्ट दक्षिणी समुदाय है। दक्षिणी समुदाय कौन सा होता है, जो नीचे की तरफ आता है समुद्र की तरफ, उसमें जो है मराठी बोली जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है पूर्वी समुदाय। मतलब पहला उत्तरी पश्चिमी समुदाय, दूसरा दक्षिणी समुदाय और तीसरा पश्चिमी समुदाय, पूर्वी समुदाय, सॉरी फ्रेंड्स। तो पूर्वी समुदाय में कौन कौन सी भाषाएं आती है, एक तो उड़िया, दूसरा बिहारी, छठा जो है बांग्ला। ये आपका सीक्वेंस वाइज चल रहा है। पहले उत्तरी पश्चिमी 2 भाषाएं आई हैं, दक्षिणी समुदाय में तीसरी भाषा मराठी है और पूर्वी समुदाय में 4 से लेकर 7 तक भाषाएं हैं, जो उड़िया, बिहारी, बांग्ला, असमिया है। और जो भाषा मैं आपको बता चुकी हूँ अलग अलग करके। अब आप ये देखिए, नेक्स्ट इसमें आ जाता है मध्य उपशाखा। मध्य उपशाखा में कौन सी भाषा आएगी, ये 8वें नंबर पर है, पूर्वी हिंदी, और बीच का समुदाय आएगा ये इसमें। नेक्स्ट है भीतरी उपशाखा, इसी का भाग है ये। इसमें जो है ख और ग आ गए हैं। पहले क में जो है पूर्वी समुदाय तक आया है और ख में जो है मध्य सब उपशाखा आई है और ग में जो है भीतरी उपशाखा आई है वर्गीकरण में। और भीतरी उपशाखा में क्या क्या है, केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय। केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय, इसमें 9वीं है पश्चिमी हिंदी, 10वीं पंजाबी, 11वीं गुजराती, 12वीं भीली और 13वीं जो खानदेशी और 14 जो है वो राजस्थानी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं आगे, समुदाय कौन सा है, पहाड़ी समुदाय। पहाड़ी समुदाय में जो 3 भाषाएं आती है वो कौन कौन सी है, पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, 16वीं है मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, 17वीं है पश्चिमी पहाड़ी। अब आगे आप देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है। जो डॉक्टर ग्रेसन है उन्होंने क्या बताया है, जो भारी उपशाखा है वो भिन्न भिन्न भाषाओं में उच्चारण तथा व्याकरण में ऐसी समानता पाई जाती है उनकी भाषाओं में। जो भारी उपशाखा है, भारी उपशाखा कौन कौन सी थी, जो 3 आए थे, जिसमें पूर्वी समुदाय, उत्तरी से पश्चिमी समुदाय और दक्षिणी समुदाय, जो इनकी 7 भाषाएं हैं भारी उपशाखा में। और जो इसमें बताया गया है, डॉक्टर ग्रेसन ने क्या कहा है कि जो इनकी भाषा है उनका उच्चारण और व्याकरण में समानता पाई जाती है। अब जैसे भीतरी उपशाखा है उसमें जो है उनकी भाषाओं में क्या है, स का उच्चारण भारी उपशाखा की भाषाओं बांग्ला आदि में श का हो जाता है। संज्ञा के रूपांतरण में जो है ये भेद पाया जाता है। भीतरी उपभाषा की भाषाएं वियोगावस्था में है। किस में है, वियोगावस्था में। भीतरी उपशाखा में कौन कौन सी भाषा थी, आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, 9 से लेकर 14 तक भाषा थी केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय। तो इसमें जो है वो वियोगात्मक अवस्था आती है। और भारी उपशाखा में कौन सी आती है, संयोगात्मक अवस्था आती है। ये भी फ्रेंड्स पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब हिंदी में संबंध कारक का के की लगाकर बनाया जाता है।
इन चिन्हों का संज्ञा से पृथक अस्तित्व है। बांग्ला भाषा में यही कारक क्या हो जाता है, संज्ञा में एर लगाकर बनता है और यह चिन्ह संज्ञा का एक भाग हो जाता है। जैसे रामेर, राम का, रामेर राम का, तो उसमें एर लगा देते हैं, राम में एर लगा दिया तो राम का बन गया। ये इसका संबंध कारक रूपांतरण हो गया इसका शब्द का। अब हिंदी में तीनों पुरुषों के सर्वनामों के साथ केवल मारा कृदंत रूप का व्यवहार होता है, लेकिन बांग्ला में क्या होता है, बांग्ला तथा भारी समुदाय की भाषाओं में अधिक रूपों का प्रयोग करना पड़ता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 2 या 3 उपशाखाओं में वर्गीकृत करने के सिद्धांत से सुनीति कुमार चटर्जी सहमत नहीं है। कौन नहीं है, सुनीति कुमार चटर्जी। किस बात से सहमत नहीं है, कि आर्य भाषा 2 या 3 उपभाषाओं में वर्गीकृत करने के सिद्धांत से। अग्रेसर का वर्गीकरण जो है वो हिंदी उपभाषा को अलग अलग समुदाय में बांट देता है, यह सही नहीं है, तार्किक नहीं है ये। अब इसका जो प्रमाण उन्होंने दिया है चटर्जी के आधार पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण उन्होंने किस प्रकार करा है, ये देख लीजिए क्या है। ये उदय, उत्तरी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। उदिच्य, उदिच्य उत्तरी, मतलब उत्तर की तरफ उदिच्य कहा गया है। तो इसमें 3 भाषाएं आई हैं, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। ये किसका वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण चटर्जी ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ख, जैसे उसमें भारी भाषा में क ख ग थे, ये ऐसे इसमें जो है ये कौन सा वर्गीकरण है, उच्च, उदिच्य, उत्तरी। तो इसमें कितने हैं, क में मैं आपको 3 भाषा बता चुकी हूँ। ख में क्या है, प्रतीच्य पश्चिमी, मतलब कि इसमें गुजराती आएगी, पश्चिम की तरफ गुजरात होता है इसलिए इसमें गुजराती आ जाएगी। अब नेक्स्ट है जो ग है वो मध्य देशी, मतलब बीच के देश में क्या होगा, बीच का, उसमें कौन कौन सी भाषा आएगी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी, पहाड़ी। अब घ आ गया है प्राच्य, पूर्वी की तरफ, पूर्व की तरफ जाएंगे हम उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, उसमें आ जाएगी पूर्व की तरफ है प्राच्य, पूर्व को प्राच्य कहा गया है इसमें। इसमें जो आएगी ये देख लीजिए, उड़िया, बंगाली, असमी, ये 3 भाषा आएगी पूर्वी में। अब दक्षिण की तरफ आ जाइए, दक्षिणात्य, इसको दक्षिणी कहा गया है, इसमें मराठी आएगी। ये तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि दक्षिण में जो मराठी ज़्यादातर है। अब नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। इसमें बताया गया है पहाड़ी भाषाओं का मूलाधार चटर्जी पैसाची दर्द या खस को मानते हैं। चटर्जी किसको मानते हैं, पैसाची, दर्द या खस को। और मध्यकाल में ये भाषा राजस्थानी की प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। हबूड़ी या जिप्सी बोलियाँ तथा सिंहली भाषा भी आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। हबूड़ी या जिप्सी आधुनिक भाषा के अंतर्गत आती है। अब आगे इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। दोनों भाषाओं का जो है, इन दोनों वर्गीकरणों में क्या है, 2 तरह के वर्गीकरण मैंने आपको बताए हैं। एक तो चटर्जी के अनुसार बताए हैं और दूसरा किसके अनुसार बताया था मैंने आपको, ये आप देख लेना, दूसरा ग्रेसन के अनुसार था शायद, देख लेना, आप दोबारा वापस जाना पड़ेगा नहीं तो हमें, आप चेक कर लेना। अब इन दोनों वर्गीकरणों में हमें क्या पता चला कि उपभाषाएं और बोलियां अलग अलग वर्गों में बढ़ जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में बोलियां बहुत है, फिर भी औपचारिक स्थितियों में सर्वत्र हिंदी का ही प्रयोग होता है। शिक्षा, प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार, विधि आदि क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी ही इस क्षेत्र का संपर्क सूत्र है। तो क्या है, हिंदी ही संपर्क सूत्र माना जाता है। और इस कारण जो है इस भूभाग को भाषिक विशेषताओं के आधार पर बांटना भाषा वैज्ञानिकों को सही नहीं लगता। अब धीरेन्द्र वर्मा जो है एक व्यवहारिक सुझाव दिया है धीरेन्द्र वर्मा ने, जिससे हिंदी क्षेत्र की असीमितता बनी रहे। उनका वर्गीकरण देख लेते हैं क्या दिया है। ये धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण है। पहला इसमें उत्तरी, दूसरा पश्चिमी,
तीसरा मध्य देशीय है, चौथा पूर्वी और पांचवा दक्षिणी। 5 भागों में बांटा धीरेन्द्र वर्मा ने। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि धीरेन्द्र वर्मा ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया है, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का तो 5 है। और उत्तरी में क्या है, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। और पश्चिमी में क्या है, गुजराती। और मध्य देशी में क्या है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और पहाड़ी की उपभाषाएं। 5 तरह का वर्गीकरण है मध्य देशीय में। और पूर्वी जो है उसमें ओडिया, बंगला, असमिया। और दक्षिण में जो है मराठी है। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारा आधुनिक आर्य भाषा फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फ्रेंड्स मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूँगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन बता दूँगी। क्योंकि मैंने भी तैयारी अपनी की है नेट से, और मैं इसको निकाल चुकी हूँ 2019 में। और मैं सीटेट भी कर चुकी हूँ। अगर आपको सीटेट भी किसी को करना है तो उसकी भी मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।